नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश में। आज का विषय है भूकंप से निपटने को कितने तैयार हैं। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 6.1 आंकी गई है। भूकंप के ये झटके रविवार सुबह करीब 7:30 बजे महसूस किए गए। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र 13 किलोमीटर नीचे था। नेपाल के भूकंप के झटके को दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया। वहीं बिहार के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार सुबह पटना, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज और नेपाल से सटे कुछ जिलों में धरती में कंपन महसूस किया गया। हालांकि कहीं से कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी भूकंप से बड़ी तबाही का खतरा हमेशा बना रहता है। एक हफ्ते पहले दिल्ली एनसीआर में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी धरती हिल गई थी। उधर हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप आया था। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। इस साल जनवरी से अब तक कई बार भूकंप दर्ज किया जा चुका है। भूकंपीय क्षेत्र के हिसाब से दिल्ली भूकंपीय मानचित्र के जोन 4 में आता है। इसका मतलब है कि यह भूकंप की दृष्टि से उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई फॉल्ट होकर गुजरते हैं। इन फॉल्ट लाइनों में दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, दिल्ली हरिद्वार और सोहना फॉल्ट मुख्य हैं। फॉल्ट जोन वो इलाके होते हैं जिनमें चट्टानें अलग अलग दिशा में गति कर रही होती हैं। इन फॉल्ट लाइनों में रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता का भूकंप पैदा करने की क्षमता होती है। पृथ्वी मंत्रालय और एमसीडी की तरफ से साल 2022 दिल्ली में भूकंप के खतरे को लेकर एक सर्वे भी किया गया था। सर्वे में यह पाया गया था कि दिल्ली के 90% भवन सेस्मिक जोन 4 के खतरों से निपटने के स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। राजधानी में ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण और भारी भीड़ के कारण इमरजेंसी के हालत में राहत और बचाव कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। ये एक चिंता का विषय भी माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भूकंप से निपटने को हम कितने तैयार हैं, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि ये जो लगातार एक के बाद एक भूकंप हम महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और उन कारणों को जान सकें और हम क्या कर सकते हैं और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अगर कोई आपदा, कोई घटना ऐसी सामने आती है जिससे हम खुद को बचा कर रख सकें। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार रोहिल्ला भूवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राम श्रीवास्तव वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। और जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं सर, क्या हम वाकई भूकंप से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या इस वक्त के जो सच्चाई है, क्या तस्वीर है, आप बेहतर बता सकते हैं सर। रविंद्र जी, देखिएगा, भूकंप एक ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता, ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कब कितने बजकर कितने मिनट पर कितनी ताकत का आएगा। हकीकत में इसका जो असली कारण है, जैसे हमारे सिर के ऊपर मकान की छत है, इसी तरह जमीन के नीचे जो बेसाल्टिक लेयर, उसकी जो प्लेट्स हैं, हमारी जो प्लेट है भारतीय प्रायद्वीप की, ये पूरी तरह से एशिया की, यूरेशिया की प्लेट में घुस रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। एक साल भर में तकरीबन 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर घुस जाती है। यही एक कारण है कि भूकंप के झटके पूरे हिमालय की तरफ में आते रहते हैं। और जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के विश्वविख्यात वैज्ञानिक रॉजर विल्हम, और उधर नैंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल तपोनियर, उन्होंने जो रिसर्च किया है उससे ये पता लगता है कि 1000 साल में जो मेगा अर्थक्वेक आता है, जिसकी इंटेंसिटी 8.9 तक हो सकती है, वो ओवरड्यू हो चुकी है। उसका कारण ये है, उनका ये कहना है, उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो नेचर नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिसका टाइटल ये था कि इंडिया इज नाउ रेडी टू फेस मेगा अर्थक्वेक एट एनी टाइम। और उसका कारण यही बताया गया था क्योंकि उन्होंने जो है तिब्बत के ऊपर और हिमालय की तराई में ये जीपीएस स्टेशन लगाए थे, और ये 10 साल का अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की थी कि यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस
नेपाल की तराई में आ गया है, भारत नेपाल की सीमा में। और ये भूकंप अगर आता है इतनी ताकत का, तो ये मानकर चलिएगा कि आपका उत्तर भारत पूरी तरह से रेबल हो जाएगा। यहाँ मैं अभी भी आपको याद दिला दूं कि लातूर में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन इसके बाद ये विनाश अधिक क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि भूकंप रोधी मकान बनाने में हम पूरी तरह से असमर्थ थे उस समय। खैर अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जापान में तो इससे भी भयंकर भूकंप अगर आते रहे तो उनको अंतर नहीं पड़ता, वहाँ जनानी। लेकिन ये सर जो कुछ समय बीता है, अभी हाल के वर्षों में आप देख लीजिए कि भूकंप एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं, कुछ समय रुक कर इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये किस तरफ संकेत कर रही है और इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यही है कि जो जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें दबाव बहुत अधिक हो गया है, स्पेस अधिक आ गया है। अब धीरे धीरे वो रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर जो पॉल टपोनियर की और रॉजर बिनम की रिसर्च को हम सही माने, जो नेचर नाम की ब्रिटिश पत्रिका में छप चुकी है, तो अब किसी भी समय हो सकता है, कल हो सकता है 10 साल बाद हो, लेकिन ये एनर्जी रिलीज होगी और भीषण भूकंप आएगा। इस जलजले से निपटने के लिए एकमात्र तरीका ये है, हमको हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उन सबका ऑडिटिंग करना चाहिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। और इस ऑडिटिंग के साथ इस बात का भी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए कि अगर इस तरह का भूकंप आया तो हम वहाँ बचाव दल कैसे पहुंचाएंगे, और हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है उसके लिए कहाँ कैसे हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखिए पूरे हिमाचल में, उत्तरांचल में इस समय जब भी भूकंप आता है तो देखिए वहाँ पर जो है भूस्खलन होता है और जनहानि तो होती ही है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जापान में और दूसरे मुल्कों में जो बहुत सेंसिटिव है भूकंप के लिए, वहाँ स्कूल में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर भूकंप आए तो कैसे पता लगेगा और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ भारत में आज तक नहीं है। तो जो सिस्मिक जोन में जितने भी इलाके आते हैं वहाँ तो हमको कम से कम स्कूलों में और सभी नागरिकों को नागरिक सुरक्षा के जो नियम होते हैं उनको समझाकर इस बात की ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि भूकंप को तो कोई रोक नहीं सकता। ये किसी राजनीतिक दल या किसी कानून के तहत रोके नहीं जा सकते, और इस पर कोई भगवान पर मुकदमा चला नहीं सकते। भूकंप तो आएंगे और उनसे निपटने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और तैयारी के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हम कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि हमारे नागरिकों को हम ट्रेनिंग दे दें, दूसरा हम ये कर सकते हैं भवनों का ऑडिट कर लें, पुलों का, रेलवे के जो ब्रिज है, रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, ये कहाँ कमजोर हो सकती है, कितना झटका कहाँ आएगा। क्योंकि भूकंप जब भी आता है तो प्रेशर और टॉप वेव जो आती है उनकी डायरेक्शन हम अच्छी तरह पता लगा सकते हैं और अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर के युग में तो हम एक कंप्यूटराइज सिमुलेशन कर सकते हैं, इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की जियोलॉजी हमको अच्छी तरह पता है, यहाँ की भी पता है। तो इसमें अगर इतना जर्क लगेगा, 13 किलोमीटर की चट्टानें अगर चटकी हैं तो उनसे कितना एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी का जो प्रभाव होगा कहाँ तक जाएगा और कितना नुकसान होगा। आजकल कंप्यूटराइज्ड जो टोपोग्राफी है उससे हम बहुत अच्छी तरह से सिमुलेशन करके पता लगा सकते हैं। और हमको अभी से ही इमरजेंसी मानकर इसका तैयारी करना चाहिए कि जिस रफ्तार से 1833 से लेकर अब अगर आप नेपाल का इसी जगह का स्टेटमेंट देखें तो आपको पता लगेगा बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, और बड़े भूकंपों के साथ उनके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट आते हैं, आफ्टर शॉक आते हैं, वो भी काफी खतरनाक होते हैं। तो निश्चित रूप से भारत इस समय भूकंप के लिए एक संकट के स्थान पर खड़ा हुआ है। उसके लिए हम बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब इतने सारे आधुनिक यंत्र हमारे पास हैं, आज हम सैटेलाइट के जरिए तमाम चीजों का पता लगा सकते हैं, फिर हम कहाँ पर हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि भूकंप से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हाल में भारत और नेपाल की सीमा पर जो भूकंप आया है उससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और हम अपनी तैयारियों को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो हम बता दें आपको, सूर्य प्रकाश कपूर जी भूवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ राम श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार ब्रेक से पहले सवाल पूछ रहे थे। सूर्य प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर यह आया कि आधुनिक युग हो चुका है, हम आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिसका आकलन हमें समय से पहले लग सकता है या कोई घटना होने वाली है। अगर हम सुनामी का ही लें तो सुनामी की घटना हमें पहले से पता लगी और उसके बल पर हमने कई जानें बचाई। लेकिन क्या वाकई अभी भी कोई कमियां हैं इतना सब कुछ होने के बाद कि हमें उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, और अगर वो है तो क्या क्या है?
भूकंप आता है जी ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो जैसे मान लो दिल्ली है, जी इसमें सोना का हॉट वाटर स्प्रिंग है, जी उसके ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उस हॉट वाटर स्प्रिंग के नीचे एक भंडार होता है गर्म पानी का, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर जब एक सीमा को क्रॉस करता है तो विस्फोट होता है। जी अगर हम सोना के गर्म पानी के चश्मे के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के गर्मी की बिजली बनाना शुरू कर दें तो वो गर्मी नीचे जमा होकर विस्फोट नहीं करेगी। तो उसका ये फायदा होगा कि पूरी गुड़गांव, पूरी साउथ दिल्ली और पूरी दिल्ली और एनसीआर जो है इनका जो अपना भूकंप है वो नहीं आएगा। हाँ, अगर नेपाल में भूकंप आता है या अफगानिस्तान में भूकंप आता है तो उसकी जो सिंपली वाइब्रेशंस हैं उनको तो हम नहीं कुछ कर सकते, मगर जो आपने गुड़गांव के अंदर इतने महंगे महंगे फ्लैट बनाए हैं डीएलएफ ने, और जो साउथ दिल्ली है और जो दिल्ली प्रॉपर है जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठते हैं, अगर आपने दिल्ली को अपने भूकंप से सेव करना है, देखिए 1963 में दिल्ली में 6 डिग्री का भूकंप आया था, दिल्ली बर्बाद हो गई थी। आपको पता है जो इंद्रप्रस्थ बना था उससे पहले भी यहाँ भूकंप आया था, खांडकप्रस्थ कहते थे इसको आईटीओ को। तो जो दिल्ली का अपना भूकंप है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से जल्दी सोना का जो गर्म पानी का चश्मा है इसके ऊपर एक सूटेबल जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के गर्मी को बिजली में निकालना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान होगा क्या सर? हेलो, ये इतना आसान होगा? क्योंकि कहने में तो कुछ बातें बड़ी बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन उसका जब पालन किया जाता है तो बहुत मुश्किल हालात खड़े कर देते हैं। 15,000 मेगावाट के जियोथर्मल पावर प्लांट पूरे वर्ल्ड में लगे हैं, हमारी सरकारें काम नहीं करती, ये सोए हुए हैं, ये निकम्मे लोग हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इन लोगों ने काम नहीं किया। ये लोग बहानेबाज हैं, ये करप्ट आदमी है, ये देश के लिए कुछ नहीं करते। नहीं, अक्सर ये भी कहा जाता कि जंगल कट रहे हैं, जमीन जो है वो सूखती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, जमीन का कुछ नहीं कई परेशानियां ऐसी आ गई, अब किससे निपटा जाएगा और किस तरह से निपटा जाएगा, उसके लिए कोई खाका तो तैयार होना चाहिए ना सर? नहीं, सरस्वती नदी में जब भूकंप आया था तो 5,000 साल पहले आया था, उस वक्त पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ गई थी। ये जियोथर्मल एनर्जी का खेल है, जियोथर्मल एनर्जी जमीन के नीचे जमा होकर विस्फोट करती है, उसको अगर हम टाइम रहते साथ साथ डाल के बिजली वगैरह के रूप में यूज कर लें तो डिजास्टर से हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। दिस इज ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी विल लीड टू डेवलपमेंट, एंड इफ यू लीव इट एज इट इज देन इट इज डिजास्टर। हमारा पेपर छपा कैलिफोर्निया में 2014 में, पूरे वर्ल्ड में पड़ा है, और ये हिंदुस्तान की सरकार जो है इसको लिख के दिया है, ये लोग निकम्मे हैं। ये अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात आपसे जो सामान्य तौर पर सर देखिए, सरकारें अपना प्रयास जरूर करती हैं, हमारे समझ से वैज्ञानिक हमारे जरूर लगे होंगे, हम उनको तो दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, थोड़ा सा ये जी आते राम जी आपके पास, थोड़ा सा एक बात और समझना चाहेंगे, ये जो ज्यादा झटके हैं ये क्या किसी बड़े संकट को चुनौती दे रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा, हमारा जो हिंदुस्तान है इसके हिमालय में 150 गर्म पानी का चश्मा है जी। आप उन 150 गर्म पानी के चश्मों से जितनी जियोथर्मल एनर्जी निकालोगे उतना हिंदुस्तान सेफ हो जाएगा। चलिए राम जी, ठीक है, राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर। राम जी आपसे थोड़ा समझना जी को कुछ नहीं पता, ये वेद कहता है, वेद क्या कहता है? नहीं, वो एक वैज्ञानिक हैं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। देखिए मुझे मालूम है, हम आप ये देखिए सूर्य प्रकाश जी, जब भी हम किसी डिबेट को करते हैं तो हम एक दूसरे के मेहमान होते हैं, अतिथि देवो भव का तो हम पालन करते आए हैं ना, हमें अपनी बात रखनी चाहिए, हमें किसी पर ये कटाक्ष तो कभी नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये तो आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, तो राम जी से हम उनके विचार कम से कम जान लेते हैं, और ये कहना उचित नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, आपकी बात से हम हो गए सहमत, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे भी हम समझ लेते हैं कि राम जी कुछ कहना चाहते हैं उनके। जी शुक्रिया सर। राम जी, बहुत सारी चीजें समझने की होती हैं, हमारे लिए बहुत कहना आसान होता है कि उन्होंने काम नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी सरकार आती होगी तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती होगी, क्योंकि ये तो मानव सभ्यता के लेकर पूरी मानव प्रजाति के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ऐसे में क्या ये कहना कितना उचित है? और ये जो बड़े झटके आ रहे हैं बार बार एक के बाद एक, ये क्या बड़े संकेत दे रहे हैं किसी बड़े संकट के? आदरणीय सूर्य प्रकाश जी को सादर नमन करते हुए मैं कहता हूं कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी वाली बात है वो एक अलग फिनोमिनन है, और आज की तारीख में विज्ञान इस बात की पुष्टि कर चुका है, पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिक इस बात से सहमत है, सिस्मोलॉजिस्ट इस बात से सहमत है
कि वर्तमान में जो यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के कारण आ रहे हैं जी। और इनको रोकना अपने बस में नहीं है। आप जितने भी जो जियोथर्मल पावर स्टेशन लगा ले उससे इनका कोई लेना देना नहीं होगा। वो एक बहुत छोटी सी चीज है। रहा सवाल ये कि हम तैयार हैं या नहीं है और तैयारी कैसे करना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारों पर या एक दूसरे पर या अपने ज्ञान पर कभी आरोप प्रत्यारोपण करना बहुत सहज काम है और आरोप से तो समाधान भी नहीं निकलना ना सर। हाँ, हकीकत ये है कि जैसे सुनामी आपने जिक्र किया, सुनामी आई थी। अब उसमें एक चीज आपने मार्क की होगी कि सुनामी में जनहानि तो हुई थी लेकिन कोई पशु पक्षी या जानवर वो उससे नहीं मरे। क्यों? और इसमें एक बात और इंक्लूड करना चाहेंगे सर कि जो आदिवासी इलाके थे वो बिल्कुल सुरक्षित थे, उन्होंने पहले से ही सारी चीजें पता लगा ली थी। तो ये एक बड़ा अचंभित वाला, हम क्या जो आधुनिक तंत्र है उसकी वजह से हम कमजोर हुए हैं या हमें अभी और इस पर विचार करना होगा? पुरानी तकनीक ज्यादा कारगर थी, उसको देखना पड़ेगा पुरानी टेक्निक में ऐसी क्या चीज थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि अभी 2015 में जो नेपाल में भीषण भूकंप आया था तब जो है जो आइनोस्फीयर धरती के ऊपर के वायुमंडल के ऊपर जो आइनोस्फीयर है उस आइनोस्फीयर में डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड हुए थे। इसके रिसर्च पेपर अवेलेबल है। मैं अपनी तरफ से कोई नई जानकारी नहीं दे रहा, मैं जो कह रहा हूँ वो रिसर्च पेपर के आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए ये कहना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सच में मुझे कुछ नहीं आता। नहीं ये सर रिसर्च पेपर में ही लिखा हुआ है। वो कुछ कारण से कह गए होंगे, अक्सर लोग बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। और आपने बहुत बेहतर जानकारियां दी है, ये तो इसलिए मैंने उनको नमन कर लिया है। जी। रहा सवाल ये कि असली में भूकंप के जो बहुत सारे कारणों की थ्योरी है उनमें से ये कि धरती के केंद्र में एक 3 किलोमीटर की एक गुठली है जिसको कि सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन है और वो तेजी से घूम रही है। इसके बाद लावा है और हमारा जो धरती का समुद्र है, पहाड़ है, हम सब हैं। ये तो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की एक पपड़ी है। इस पपड़ी के ऊपर पूरी दुनिया बसी हुई है, उसी में ये प्लेट्स रह रही हैं। तो रहा सवाल ये कि जो गुठली है वो तेजी से घूम रही है और विषुवत रेखा का हिस्सा धीरे घूम रहा है। उसमें चूंकि धरती एकदम स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, तो उसमें हिचकोले आते हैं, मतलब उसमें जर्क्स लगते हैं और उससे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है। वैज्ञानिक रिसर्च पेपर अवेलेबल है। बिल्कुल साइंस में है ये बात। जो ये मूवमेंट जो होते हैं प्लेट्स के उनमें जो टकराव होता है, जैसे हमारी जो प्रायली में एक जमाने में, संक्षेप में बात खत्म करें सर क्योंकि समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में बात मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो जिस समय हमारी प्लेट जो है यूरेशिया की प्लेट में घुस रही है और दबाव बढ़ता जा रहा है, यही कारण है चट्टानों में टूट फूट होती है, भूकंप आते हैं, भूकंप आते रहेंगे, उनकी रफ्तार तेज बढ़ गई है। इसका मतलब ये वहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा आ गया है और अब जो है समय आ गया है कि हमको इसके लिए बचाव के अभी से एडवांस में तैयारी करनी पड़ेंगे। वो है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भूकंप जो है ये प्रक्रिया है, ये होती रहेगी, लेकिन हमको अपने स्तर पर बचाव शुरू करने होंगे, वो प्रयास करने होंगे जो काफी जरूरी हो जाते हैं और ये हर किसी को समझ लेना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।